मेरे को डाउट बताओ अगर मुझे अगर टीपीपी 2 में लास्ट के जो चारों क्वेश्चन है 15, 16, 17, 18 ये चारों के चारों क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट के? चारों में क्या करना है? सर्कल। अब उसमें दिया हुआ अगर 17 क्वेश्चन देखोगे दूसरों के डाउट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच passes through the intersection of the two circles। जैसे आपने पढ़ा भाई इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स मींस क्या कांसेप्ट रहेगा? x1 + k2 x square plus y square plus 6x plus 4y minus 5 plus k times x square plus y square minus 6x minus 8y plus 1 equal to 0। या आंसर तो क्या ढूंढना अपने को? के उसके क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? सर्कल का रेडियस कितना? 3। तो पहले सर्कल का रेडियस 3 ढूंढने के लिए अब क्या करोगे? पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जनरल फॉर्म क्या होता है सर्कल का? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। तो उसके बाद x square को साथ में लोगे, x square को आपने साथ में लिया तो x square कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? 1 + k। फिर y square को साथ में लोगे तो क्या बचेगा? 1 + k into y square। फिर यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 6kx है, क्या कॉमन? 6x तो क्या बचेगा? 1 - k। फिर 4y है और यहाँ पर -8ky तो 4y कॉमन होगा तो क्या बचेगा? 1 - 2k। फिर कांस्टेंट क्या बचा? +k - 5 है ना, +k - 5। पर अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यों नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म? y square के साथ कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए पर इसमें है तो क्या करोगे? पूरी इक्वेशन को 1 + k से डिवाइड करोगे तो 1 - k अपॉन 1 + k plus 4y into 1 minus 2k upon 1 plus k plus k minus 5 upon 1 plus k equal to 0। सही है। अब बताओ इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होता है? रूट ऑफ तो इसका g कितना? g कितना? 3 into 20x होगा तो 3 भी पाएगा उसका स्क्वायर 9 into 1 minus k upon 1 plus k का होल स्क्वायर प्लस f square। f square कितना? 4 into 1 minus 2k upon 1 plus k का स्क्वायर माइनस c कितना है? k minus 5 upon 1 plus k। ये रेडियस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3। रूट हटाने के लिए क्या करोगे? तो 9 टाइम 1 minus k का स्क्वायर प्लस 4 टाइम 1 minus 2k का स्क्वायर माइनस k minus 5 into 1 plus k इक्वल टू 9 into 1 plus k का होल स्क्वायर। कैसा है? रूट हटा होगा तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ होगा? 9 और इसका एलसीएम कितना है? 1 plus k का होल स्क्वायर को एलसीएम ले लिया। ठीक है। अब क्या होने वाला है? ब्रैकेट ओपन करेंगे, k का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा है ना। k का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो k की कितनी वैल्यू आती है? 2। तो k की वैल्यू जब पुट करूंगा यहाँ पर जो भी दोनों वैल्यू है तो मुझे दो पॉसिबल सर्कल चेंज होंगे तब तो 17 में 2 आंसर होंगे तो 2 आंसर है ना। और 18 सेम ही हम देखोगे तो बस उसमें क्या दिया हुआ है? टेंजेंट दे रखा है। जैसे टेंजेंट दे रखा है तो टेंजेंट सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? b इक्वल टू r। तो क्या आना चाहिए? उसमें भी करेंगे कि s1 प्लस ks2 s1 प्लस ks2 तो क्या हो जाने वाला है? वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 प्लस k इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर b इक्वल टू r यूज करने के लिए पहले सेंटर रेडियस निकालना पड़ेगा, उसके लिए जनरल फॉर्म में भी तो लाना पड़ेगा। तो वापस वही करने वाले x स्क्वायर को साथ में लोगे तो 1 plus k into x square, फिर y square को साथ में लोगे तो 1 plus k into y square minus 2kx minus 4ky कांस्टेंट क्या है? प्लस 4k minus 4। फिर इससे डिवाइड करने की पूरी इक्वेशन को
किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1 प्लस के से। अब बताओ इसका सेंटर क्या होगा? पहले तो क्या होगा सेंटर? k बाई 1 प्लस के, और यहाँ पर 2k बाई माइनस जी कॉमा माइनस है, और रेडियस रूट ऑफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, फिर क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हो आप लोग? P इक्वल टू आर। टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है टेंजेंट का इक्वेशन? x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो जो सर्कल आप फाइंड कर रहे हो, सर्कल का एक टेंजेंट है x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि टेंजेंट सुनते ही सेंटर से लेकर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए। सेंटर ये रहा, इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? पॉइंट को उठा के डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं, तो क्या होगा? k अपॉन 1 प्लस k प्लस 4k अपॉन डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a1 है, b2 है, और ये p को किसके इक्वल होना है? r के। बोले ये पूरा का पूरा ऐसे ही जा देगा यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k का होल स्क्वायर। कैसे लिखा ये? इसका एलसीएम कितना होगा? 1 प्लस k का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर k स्क्वायर, यहाँ पर 4k स्क्वायर, और यहाँ पर k प्लस 1 एक बार k प्लस 1 मल्टीप्लाई में आएगा, तो k माइनस 1 इंटू k प्लस 1। फिर रूट और मोड दोनों हटाने के लिए क्या कर लोगे? स्क्वायर। जैसे आप देखो ना, यहाँ पर क्या हो रहा है? 4k प्लस k 5k, और यहाँ पर 1 प्लस 4 5, तो 5k अपॉन रूट 5, तो ऊपर रूट 5 आ जाएगा, रूट 5k अपॉन 1 प्लस k उसका स्क्वायर। रूट हटाने के लिए क्या करना हो? दोनों तरफ स्क्वायर, और सामने क्या बचेगा? 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो 5k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, तो k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय 1 प्लस k का होल स्क्वायर। स्क्वायर करते ही ये भी तो 1 प्लस k का स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस k का स्क्वायर है, कैंसिल। रूट 5k का स्क्वायर, 5k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इस तरफ आया, 4k स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना। तो k इक्वल टू प्लस और माइनस 1, पर k देखोगे तो दो वैल्यू आई k की, प्लस 1 और माइनस 1 पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस 1 रखते डिनोमिनेटर 0। और ऐसे ही बोल सकते हो, 1k को माइनस 1 रखते x स्क्वायर y स्क्वायर गायब हो गया, और सर्कल में x स्क्वायर y स्क्वायर चाहिए, तो k माइनस 1 पॉसिबल नहीं है, k 1 रखिए ना, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में बस फैमिली सर्कल यूज करो, k ढूंढने के लिए कुछ दिया होगा, और किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं बना। कल की टेस्ट पूरी इसी में से आने वाली है, मतलब डीपीपी 1 2 या टेक्स्ट बुक ऑलमोस्ट 2-3 अच्छे क्वेश्चन इसमें है। आपको जो प्रैक्टिस करनी है वापस तो डीपीपी 1 2 करना है, तो कोई भी नहीं करना हो अभी बता दो। लोकस क्या होता है? किसका लोकस जोड़ना है? लोकस किसको ज्वाइन करने वाला? 12th क्वेश्चन, लोकस ऑफ द फीट। फीट मतलब फुट, फुट का प्लूरल फॉर्म। तो आपको फुट बनाना है, कहाँ बनाना है फुट? कहाँ फुट बनाना है? टेंजेंट पे। और कहाँ से बनाना है? p, 0 से। तो p, 0 से जब मैं फुट बनाऊंगा, इस फुट को अगर मैं f नाम देता हूँ, तो कितने f होंगे मेरे पास? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 50 होंगे, कितने होंगे? इनफाइनाइट। कैसे इनफाइनाइट होगा? क्योंकि सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट है, तो हर टेंजेंट पे फुट बना होगा, हर टेंजेंट पे एक फुट बना होगा। तो सारे फुट को जब आप ज्वाइन करोगे तो क्या कर्व बनेगा ये बताना है, सही। तो चेंज क्या होगा? चेंज क्या होगा? और सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, इसका इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू रूट ऑफ। ये टेंजेंट का इक्वेशन है, इसका भी इक्वेशन ऐसा ही होगा।
हर टेंजेंट की इक्वेशन ऐसा ही तो होगा, पर टेंजेंट बदलेगा कुछ तो चेंज हो रहा होगा, तो जो बदलते उसको क्या बोलते हैं? फाइनल आंसर में क्या नहीं है, किसको हटाना है? एम को। और ढूंढ किसको रहे हैं? एफ के लोकस को। तो जो मूवेबल पॉइंट एफ मूवेबल है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्स कोमा वाई, या आप कुछ भी दे सकते हैं, एक्स कोमा के भी दे सकते हो, तो फिर फाइनली एच और के को एक्स और वाई रखना पड़ेगा लास्ट में, अभी या फिर अभी रखते हैं एक्स और वाई। तो इसका स्लोप कितना? वाई बाई एक्स माइनस बी, वाई माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस बी। इसका स्लोप वाई अपॉन एक्स माइनस बी तक, इसका स्लोप बी माइनस एक्स बाई वाई। इसको एम ही तो हटाना था, आपने बोला एम हटाना है, एकदम सही है, ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए मेरे पास। तो यहाँ पर एम रखूंगा तो बी माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एलसीएम ले लूंगा तो वाई स्क्वायर अपॉन वाई, रूट हटाना, ये वाई भी एलसीएम ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू रूट ऑफ बी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ये सॉरी वाई रूट के बाहर आया हुआ, यहाँ पर एम की वैल्यू जब रखी होगी आपने तो स्क्वायर हुआ रहा है ना, तो वाई का स्क्वायर हुआ होगा, वो रूट के बाहर आया हुआ तो वाई स्क्वायर होगा, तो वाई को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रूट हटाने के लिए क्या करोगे? वही आंसर, ये आप कर लो। और स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस का कोई सेंस नहीं रहता, तो सारे फूड को ज्वाइन करोगे तो आपका इक्वेशन ऐसा दिखेगा। उस लोकस में पैरामीटर हटा देना है। और कुछ रह गया? लास्ट क्लास में हम लोग सबसे लास्ट में जो डिस्कशन कर रहे थे वो था आप लोगों का एंगल बिटवीन द टू सर्कल, ये डिस्कस हुआ था लास्ट में। इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव करके जैसे हमने ये डिस्कस किया था भाई कोई भी दो कर्व के बीच में अगर एंगल फाइंड करना तो कर्व के बीच में एंगल नहीं होता था, एंगल किसके बीच में होता है? उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट के बीच में। उसकी फॉर्मूला डिराइव किया था हम लोगों ने, क्या था? मॉड ऑफ डी क्या है, और फिर उसमें जब ऑर्थोगोनल सर्कल की बात आई तो 90 था ना, ऑर्थोगोनल सर्कल मतलब जहाँ पर टेंजेंट 90 डिग्री बनाते होंगे। तो थीटा को 90 रखा तो लास्ट में क्या कंडीशन मिली? वो नहीं रखोगे तो चलेगा, लास्ट में ये लास्ट हमारा डिस्कशन। अब एक छोटा सा टॉपिक, अच्छा ये भी हमने सर उसके बाद भी एक पॉइंट डिस्कस किया था सर कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप लोग टेंजेंट बनाते हो, हुआ था कि ध्यान नहीं है कि आपने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाया तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक मिलेगा बट दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे, उसको ज्वाइन करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, राइट। और ये पीएबी से पास होने वाला सर्कल हमेशा ओरिजिनल सर्कल के सेंटर से पास होता है, ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, तो ध्यान में रखिएगा पीएबी से पास होने वाला अगर सर्कल अगर आपको कभी फाइंड करना, आपको क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन आपको ये वाला सर्कल दिया होगा, आपको ये पॉइंट दिया होगा,
और आपको बोला गया होगा ये पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पी को ज्वाइन करके उस तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल का इक्वेशन फाइंड करके। तो ये पीएबी से पास होने वाला सर्कल हमेशा इस ओरिजिनल सर्कल के सेंटर से पास होता होगा हमेशा। तो अगर वहां से पास होता है अगर हमेशा, तो फिर एक तरह से देखा जाए तो ये इसको अगर मैं ज्वाइन करूं, ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है, तो टेंजेंट बन रहा है तो यहां से सेंटर से लेकर टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करोगे तो कितना डिग्री बनेगा? 90। सेंटर से लेकर टेंजेंट पे कितना डिग्री बनेगा? तो फिर ये पीसी उस सर्कल का क्या बन जाता होगा? पीसी उसका क्या बन जाएगा? अगर डायमीटर बन गया तो फिर मैं कौन सा फॉर्म यूज करूंगा? टी मुझे पता होगा क्योंकि सर्कल दे रखा है तो उसका सेंटर भी पता होगा, ये पी पॉइंट जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करो वो भी पता होगा। तो आप क्या x1, y1 भी होने वाला है, आपके पास ये -g, -f भी होने वाला है ना। इसका इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy = 0। तो फिर सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x - x1 × x + g + y - y1 × y + f = 0। कौन सा फॉर्म यूज कर लिए? तो ये प्रॉपर्टी निकल गया, ये लिख लीजिएगा आप लोग। और साथ में इसके एक चीज और लिखिएगा, इसको बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट। ये पावर ऑफ पॉइंट क्या है? तो पावर ऑफ पॉइंट क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मैंने उस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बने, क्योंकि दो ही बना सकता हूँ, बनाने से कुछ आ जाए पर बना नहीं पाऊंगा, कोई टेंजेंट बनेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर बाहर कोई पॉइंट है तो टेंजेंट तो बना ही सकता हूँ उस पॉइंट से, और उसी पॉइंट से मैं एक टेंजेंट बनाऊं और अगर एक सेकंड बनाऊं, ये भी हो सकता है, राइट। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसी पॉइंट से मैं 2 सेकंड्स बना रहा हूं, और वही पी पॉइंट अगर सपोज उस सर्कल के अंदर है जहां से आप 2 कोड बना रहे हो। ये 4 पॉसिबिलिटी दिख रही है। पहली बार 2 टेंजेंट, दूसरी बार 1 टेंजेंट और 1 सेकंड, दूसरी बार 2 सेकंड और एक बार 2 कोड, अगर पॉइंट अगर अंदर है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। अब अगर यहाँ तो ये लेंथ में पढ़ के आप प्रॉपर्टी के पीए का लेंथ और पीबी का लेंथ सेम होता है, जो कैसे निकालते हैं? √(s1) लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं √(s1). तो ये पीए और पीबी का लेंथ सेम होता है। ये जो पी और पीबी का जैसे से लेंथ सेम होता है, अगर मैंने उसी पी पॉइंट से, अब इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको? ये जो टेंजेंट और ये सेकंड है, तो टेंजेंट और सेकंड में क्या फर्क होता है? तो एक ही फर्क होता है कि टेंजेंट जो तो एक पॉइंट से पास होता है और सेकंड, मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर बी अगर ए को अप्रोच करे, मतलब बी ए के ऊपर पहुंचने की ट्राई करे, या बी को अगर मैं ए के ऊपर ले जाऊं तो फिर वो एक ही पॉइंट से पास होने लगेगा। तो फिर अगर यहाँ पर अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी कि पी ए = पीबी, तो फिर अगर वही चीज अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूं, तो यहाँ पर इस सेकंड के 2 सेगमेंट है, एक पीए और एक पीबी। यहाँ पर उसी का एक ही सेगमेंट है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। यहाँ पर कितने सेगमेंट है? 2 सेगमेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा? पावर ऑफ पॉइंट के कंसेप्ट के हिसाब से या मेन इसी कंसेप्ट के हिसाब से पीए × पीबी, मतलब पीए का लेंथ और पीबी का लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा, पीए और पीबी का जो लेंथ होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? यहाँ पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर जो सेकंड को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 सेगमेंट मिल रहे हैं। यहाँ पर एक ही पे अगर टच कर रहा है तो एक ही सेगमेंट मिलेगा, पर सामने 2 सेगमेंट, एक तरफ एक सेगमेंट है, 2 सेगमेंट को एक सेगमेंट के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर भी आपको 2 सेगमेंट लेना पड़ेगा, बट 2 सेगमेंट लो कैसे कि वो एक ही पे टच कर रहा है, तो फिर एक ही ऑप्शन है कि उसी को वापस ले लिया जाए, है ना, उसी को वापस ले लीजिए। ये एक ऑप्शन इसका कि पीए × पीबी किसके बराबर हो जाता होगा? पीटी का स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? पीटी के स्क्वायर। तो आपके पास क्वेश्चन कैसा होगा? पी पॉइंट दे देंगे, सर्कल दे देंगे,
पी पॉइंट दे देंगे और सर्कल दे देंगे और बोलेंगे पी पॉइंट एक सेकंड ड्रॉ किया जा रहा है, उसका एक सेगमेंट पीए का लेंथ दिया होगा, बोलेंगे पीबी निकालना। अब बोले तो सर पीटी भी तो नहीं दिया, सर पीटी निकालने के लिए फॉर्मूला है ना रूट एच1, वो नहीं देंगे आपको। तो पीटी तो रूट एच1 से निकाल लूंगा, तो पीए की डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं थी, इसलिए पीए दिया होगा और पीबी निकालना। ठीक है, तो फिर अगर यहाँ पर पीए इक्वल पीबी हुआ, यहाँ पर पीए इंटू पीबी इक्वल पीटी स्क्वायर हुआ, तो यहाँ क्या हो रहा होगा? पीए इंटू पीबी इक्वल टू पीसी इंटू, फिर वो पॉइंट बाहर हो या अंदर हो, क्या हो वहां पर में फिर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पर भी पीए इंटू पीबी इक्वल टू पीसी इंटू, तो कहीं पर भी ऐसा हुआ कि भाई कोई सेकंड या सेकंड टेंजेंट या दो कोड के बीच में आपको लेंथ को लेके कुछ क्वेश्चन आए तो उसको याद करिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट, इसी तरह से पब्लिक।
हुआ। हम लोगों ने स्टार्टिंग में सेकंड क्लास में पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स को लेकर कंसेप्ट किया। अगर आपकी सर्कल की अगर पोजीशन अगर ऐसी है तो इसके पीछे का कंडीशन क्या होता है कि बोथ द सर्कल डज नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर एक्सटर्नली। ग्रेटर देन। अब अगर मेरे पास कोई दो सर्कल दिया है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों सर्कल का सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो R1 प्लस R2 से ज्यादा आ रहा है, तो फिर आप इस दो सर्कल के बीच में कितने टेंजेंट्स बनाएंगे? 4। उनके नाम भी मैंने आपको दिए थे। ये दो बनेंगे सबसे पहले तो, है ना? तो ये जो दो बनेंगे तो दोनों टेंजेंट कहीं ना कहीं जाके आगे इंटरसेक्ट भी होते होंगे, सही है, राइट? अब ये जो दोनों सर्कल, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। टू टेंजेंट्स आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों के बीच में AB या फिर PQ, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। AB और PQ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ऑब्वियसली वो दोनों सेम होने वाला है। मुझे उस AB की लेंथ हमारे पास बोल रहे थे लेंथ ऑफ टेंजेंट ढूंढने के फॉर्मूला रूट S1, बट वो तो एक ही सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट की बात हो रही है, तो दो सर्कल पे सेम टेंजेंट की बात हो रही है, तो उसको कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हम इसका लेंथ कैसे ढूंढें? अच्छा, आप लोगों को इस क्वेश्चन में दिया क्या जाएगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो दोनों सर्कल के इक्वेशन, ऑब्वियसली क्या दिया जाएगा? दोनों सर्कल के इक्वेशन, उनके कॉमन टेंजेंट का लेंथ ढूंढना होगा। तो अगर मुझे दोनों सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब मुझे क्या पता है? मुझे दोनों सर्कल का सेंटर पता है और दोनों सर्कल का रेडियस पता है, बट मुझे ढूंढना है भी है। तो टेंजेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कहाँ टेंजेंट मतलब कुछ भी नहीं है, बस आपको दो सर्कल दे दिया अगर बोलते दोनों का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ फाइंड करके दो। तो पहले तो C1 से लेके A पे जब लाइन ड्रॉ करूंगा तो 90 डिग्री बनेगा और ये पहले सर्कल का रेडियस हो जाएगा। C2 से लेके B पे जब लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, जिसको बोलते हैं R2, मतलब सेकंड सर्कल का रेडियस हो जाएगा। और ढूंढना क्या है? AB, जो मुझे पता है कि मिलेगा ही नहीं क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कुछ और दिमाग लगाऊंगा, तो AB तो नहीं मिल सकता मुझे। तो मैं ऐसा करता हूँ, C2 से लेके इस लाइन सेगमेंट पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ये तो कर सकता हूँ कंस्ट्रक्शन। अगर मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर तो कितना डिग्री बना? अगर ये 90 है, ये 90, ये 90, तो इसके पास ऑप्शन नहीं किया है, तो फिर रेक्टेंगल हो गया। अब AB तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा था, तो मैं क्या करूँ? AB तो नहीं ढूंढ सकता मैं, तो फिर अब C2 इसको फुट को अगर M नाम दे दूं तो मैं C2M ढूंढने की ट्राई करता हूँ। ये तो नहीं मिल पाएगा, तो अगर C2M मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि C2M का जितना लेंथ होगा उतना ही तो रेक्टेंगल है। तो C2M ढूंढते हैं, AB तो नहीं ढूंढ पाएंगे। C2M कैसे मिलेगा? तो C2M मिलेगा, देखो कैसे मिलेगा। पहले C1 C2 को ज्वाइन कर लो, ये तो डिस्टेंस को D नाम दे देते हैं। पर C1 C2 तो है ही ना मेरे पास, दोनों सर्कल है तो दोनों का सेंटर तो है ही। दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस निकालूंगा वो क्या हो जाएगा मेरा? उनके बीच का डिस्टेंस D, तो D आ गया। ये ढूंढना है, ये पता चल जाए तो फिर पाइथागोरस लगा लेते हैं। ये मतलब कितने, पूरा कितना था? R1, ये R2 है तो ये भी कितना? तो ये R1, ये R2, तो ये कितना बचा? R1 माइनस R2। तो फिर आपको दो साइड पता है, हाइपोटेनस पता है, ये पता करने का पाइथागोरस से C2M का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस, पाइथागोरस से। तो C2M कितना हो जाएगा? रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर। R1 R2 क्या है? दोनों सर्कल के रेडियस। और C2M किसके बराबर होगा? C2M किसके बराबर होगा? AB के बराबर, और AB को ढूंढना था। जिसका कि अगर मुझे कभी भी लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फाइंड करना तो मैं इसको यूज करूंगा।
और इसके अलावा देखो तो मुझे टेंजेंट की तो जरूरत ही नहीं है। डी सर्कल के बीच का सेंटर पे डिस्टेंस मिल जाएगा और R1 R2 दोनों सर्कल दिया होगा तो उसका रेडियस भी पता होगा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ फाइंड करने के लिए इसको यूज करूंगा रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये समझ आया? ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ढूंढा, बट हमें पता है कि भाई यहाँ पर तो और भी दो टेंजेंट बनते हैं। कौन से? लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनते हैं, वैसे लेंथ ऑफ मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी तो बनते हैं। तो कौन सा टेंजेंट बोलते हैं? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। चार टेंजेंट बनते हैं ना, तो ये बना तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब मुझे उस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ चाहिए, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकाल? तो वापस मेरे पास क्या होगा? दोनों सर्कल होंगे, दोनों सर्कल होंगे मतलब दोनों सर्कल के सेंटर होंगे, तो दोनों सर्कल के रेडियस भी होंगे। और ये जो पॉइंट है पॉइंट ए और पॉइंट बी, उस ए बी को बोला जाएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो क्या बोला जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। वो कैसे निकालें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वापस C1 C2 को ज्वाइन कर लेते हैं, वापस C1 C2 को ज्वाइन कर लेते हैं। और हमें ये भी पता है कि ए बी नहीं मिलने वाला अपने को, पॉसिबल ही नहीं, टेंजेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जैसे इसमें भी नहीं मिल रहा। फिर मैंने C2M ढूंढा, ये बी की इक्वल है। यहाँ पर वैसे ही कुछ करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो लाइन है इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ और उतना ही एक्सटेंड करता हूँ कि जिसका लेंथ R1 की इक्वल हो जाए। और फिर इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा और इसको सपोज M नाम दे दूं, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, उतने मैंने कंस्ट्रक्शन किया। अगर ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, और ये लेंथ सेम है, तो फिर ऑटोमेटिकली भी क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल ही बन जाएगा। करेक्ट? और अगर ये रेक्टेंगल बन गया, और अगर ये रेक्टेंगल बन गया, और हमें ढूंढना क्या है? किसका लेंथ ढूंढना है? ए बी का। मैं लेंथ किसका ढूंढना है? ए बी का, जो मुझे पता था कि नहीं मिलने वाला, तो मैं ए बी की जगह पर C1M ढूंढ लेता हूँ। और C1M के लिए मैं ये वाला ट्राइंगल यूज कर लेता हूँ। ये वाला ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें ये लेंथ कितना? ये पूरा इतना R2 था, ये अपना R1 जितना एक्सटेंड किया था है ना, उसने प्रोड्यूस किया। तो ये लेंथ कितना हुआ? R1 प्लस R2। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस D। तो वापस पाइथागोरस लगा लेता हूँ, क्या होगा? C1M का होल स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर, इक्वल टू D स्क्वायर। तो व्हाट इज C1M? रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। और C1M जितना है उतना ही तो ये भी है। तो इसका देखिए आप लोगों का लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की भी फॉर्मूला है, और देखोगे तो दोनों में से इतना ही फर्क है, इसमें R1 माइनस R2 हो रहा है, इसमें R1 प्लस R2। तो कोई भी दो सर्कल के बीच में बनते हुए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना है, तो रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। कौन सा लेंथ बड़ा होगा, डायरेक्ट या ट्रांसवर्स? डायरेक्ट, क्योंकि दोनों में आप देखो तो D स्क्वायर में से माइनस कर दो, तो D स्क्वायर में से जो माइनस करो जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो बड़ा होगा। तो छोटा कौन है? R1 माइनस R2 या R1 प्लस R2? इसलिए जो इसका लेंथ बड़ा होगा। राइट? ये तो हो गया लेंथ की बात। अब इसकी प्रॉपर्टी की दोनों, जैसे ये मैंने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाया, यहाँ पर एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना जो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे। ये जो फर्स्ट सर्कल का सेंटर है C1, ये दूसरे सर्कल का सेंटर है C2, और ये पॉइंट जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसको अगर मैं P नाम दे देता हूँ, तो C1, C2 and P are always collinear. C1, C2 and P are always collinear. Right? ये एक प्रॉपर्टी इसकी C1, C2, P को क्या होना पड़ता है? collinear. अब C1 से जब मैंने इस पर पर्पेंडिकुलर ड्रॉ किया, ब्लाइंड ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर ही बना बिकॉज ऑफ अगेन प्रॉपर्टी। C2 से वापस यहाँ पर भी बना 90 डिग्री,
अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक PSE1 और एक PBC1, और वो PSE1 और PBC1 में ये दोनों एंगल सेम है, ये एंगल कॉमन है, तो फिर तीसरे एंगल को भी तो सेम ही होना पड़ता होगा। तो दो ट्राइंगल जिनके तीनों एंगल सेम है, ट्रिपल एच थ्योरम कौन सी होती है? सिमिलरिटी। तो सिमिलर ट्राइंगल, कौन से सिमिलर ट्राइंगल बने? ट्राइंगल PSE1 इज सिमिलर टू द ट्राइंगल PBC2। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं PA अपॉन PB उतना ही होगा जितना PC1 अपॉन PC2 इक्वल टू AC1 अपॉन BC2। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम। इसके PA लिया तो इसका PB लूंगा, इसका PC1 लिया तो इसका PC2 लूंगा, इसका AC1 लिया तो इसका BC2 लूंगा। ठीक होता है। इसमें आपको ना तो ये पता है ना तो ये पता है, पर आपको ये पता है AC1 मतलब कितना? फर्स्ट सर्कल का रेडियस R1 और BC2 मतलब कितना? दूसरे सर्कल का रेडियस R2। तो ये हो गया R1 by R2। तो लास्ट में मुझे पता PC1 by PC2 इक्वल टू R1 by R2। इसका क्या मतलब निकालो? क्या मतलब निकल रहा है स्टेटमेंट का? PC1 by PC2 अगर R1 by R2 है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ ना, P कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि C1 C2 के लाइन सेगमेंट को P जो है वो एक्सटर्नली R1:R2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या मतलब निकालूंगा भाई? दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है वो C1 C2 मतलब दोनों सेंटर का जो लाइन सेगमेंट है उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, वो भी कौन से रेशियो से? R1:R2। मुझे कभी भी अगर ऐसे दिया जाए कि दो सर्कल दे दे, ये S1 और S2 दे दे, मुझे बोली उनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के, तो अगर आपको ये नहीं पता तो निकलेगा नहीं, ये टेंजेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। फिर क्या दिया हुआ है? S1 तक इक्वेशन दिया हुआ है, S2 का इक्वेशन दिया है, और पूछा क्या है? उनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो टेंजेंट होगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढोगे ना, तो टेंजेंट तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो फिर आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। क्या क्या होगा आपके पास? दोनों सर्कल है, मतलब C1 पता होगा, C2 पता होगा, और आपको ये पता होगा कि जो P पॉइंट है, जो एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो C1 C2 को कौन से रेशियो में डिवाइड करता होगा? R1 और R2। इसका मतलब ये हो गया ना, सेक्शन फॉर्मूला के साथ एक्सटर्नल डिवीजन। C1 का सेंटर को अगर मैं -G1 -F1 ले लूं, C2 के सेंटर को -G2 -F2 ले लूं, और पॉइंट P यहाँ है जो इसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? R1:R2। तो क्या है एक्सटर्नल डिवीजन की फॉर्मूला? P का कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो x कैसे निकाल देते हैं? क्या था फॉर्मूला? mx2 -nx1 डिवाइड बाय m -x। तो फिर ये R1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? -G2 के साथ, -G2R1 माइनस R2 -G1 का माइनस प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय R1 -R2। कौन सी फॉर्मूला लगाई? mx2 -nx1 डिवाइड बाय m -n, और y कोऑर्डिनेट के लिए my2 -ny1 डिवाइड बाय m -n। तो उसके लिए क्या देगा? -f2R1 प्लस R2F1 डिवाइडेड बाय R1 -R2। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस प्रॉपर्टी याद रखनी है, आपको पता ही है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को लेकर दो प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी C1 C2 एंड P आर ऑलवेज कोलिनियर एंड P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट C1 C2 एक्सटर्नली इन द रेशियो R1 एंड R2, R1:R2। अब वही चीज अगर हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए देखें, ये सर्कल, यहां पर हमने बनाया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो यहां पर भी वही प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी। तो P अगर मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो C1 P एंड C2 आर ऑलवेज कोलिनियर।
C1, P and C2 are always कोलिनियर, बस फर्क ये कि यहाँ पर P C1 C2 लाइन सेगमेंट के अंदर है, वहाँ पर बाहर है। हाँ तो वैसे भी अंदर नहीं हो सकता, बाहर ही होना पड़ेगा। C1 से यहाँ पर जब बनाया तो ये आप लोगों का 90 डिग्री बना जो R1 है, C2 से यहाँ पर जब लाइन बनाया तो ये भी 90 डिग्री बना, ये R2 है। यहाँ पर भी आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन सा? C1AP और C2B, उसमें ये एंगल सेम है और ये ऑपोजिट एंगल ऑटोमेटिकली सेम होते ही है। तो फिर अगर कोई दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी तो सेम ही होगा ना। तो फिर वापस ये कैसे ट्रायंगल हो गए? सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या बोलूंगा? ट्रायंगल C1AP इज सिमिलर टू द ट्रायंगल C2BP। और अगर सिमिलर है तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। C1A अपॉन C2B इक्वल टू AP अपॉन BP इक्वल टू C1P अपॉन C2P। व्हाट इज लेंथ ऑफ C1 है? R1। व्हाट इज लेंथ ऑफ C2B? R2 इज इक्वल टू C1P अपॉन C2P। इसके बीच में इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या पता चला? B पॉइंट C1 C2 के लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करें, कौन से रेशियो से? सेम रेशियो। बस वहां पर यहाँ पर तो फॉर्मूला में क्या फर्क पड़ेगा? mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m+1। तो मुझे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के टेंजेंट की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर लूंगा मेरा काम। तो ये आप लोग टाइटल मारिएगा डायरेक्ट एंड ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। ये आप लोगों का सर्कल का सबसे लास्ट
लोगों ने अपने लिए जरूरत नहीं है।
मिला जैसे, बट कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो किसी के साथ मिला के पूछ लेंगे तो फिर तकलीफ चाहिए। एक वो छोटा सा पॉइंट है, लीक की जरूरत नहीं, कुछ भी कोई बात नहीं, बट अपने को पता होगा तो पूछ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। रेडिकल एक्सिस यहाँ पर रेडिकल एक्सिस क्या है? जैसे हमें ये तो पता है कि कोई भी एक पॉइंट से एक सर्कल पे ड्रॉ किया हुआ दोनों टेंजेंट का लेंथ हमेशा सेम होता है ना। और अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके पास दो अलग अलग सर्कल है, आपके पास दो अलग अलग सर्कल है, और फिर अगर आपको ये दोनों सर्कल पे एक ऐसा पॉइंट मुझे मिलता है कि उस पॉइंट से अगर मैं दोनों पे जब टेंजेंट बना रहा हूँ ना, एक पे तो टेंजेंट बनाऊंगा तो लेंथ सेम ही होता है, बट मैंने दोनों पे उसी पॉइंट से टेंजेंट बनाया और लकीली ऐसा हुआ कि दोनों का लेंथ सेम आ गया। सेम सर्कल के लिए ऑलवेज ट्रू है, बट अलग अलग सर्कल पे ट्रू होना जरूरी नहीं है। बट ऐसे मुझे कोई पॉइंट मिला कि जहां से मैंने ड्रॉ किया तो लेंथ सेम आया, तो फिर एक पॉइंट मिला, तो फिर यह है कि फिर और भी पॉइंट होने चाहिए, फिर दूसरे पॉइंट ढूंढना चाहिए, तो फिर बहुत सारे पॉइंट मिले जहां से मैं जब दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा था, टेंजेंट का लेंथ सेम आ रहा था। ये बहुत सारे पॉइंट को जब मैंने ज्वाइन किया उसको लोकस बोलूंगा मैं। कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? टेंजेंट का लेंथ सेम है। जब इन सारे पॉइंट को ज्वाइन किया गया, जब इन सारे पॉइंट को ज्वाइन किया गया, ये सारे पॉइंट को लेकर निकले, मतलब इन लोगों ने लाइन बनाया, लोगों ने लाइन बनाया, और इस लाइन को बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। तो ये अगर रेडिकल एक्सिस है तो इस रेडिकल एक्सिस पे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। पर वो हर पॉइंट एक कॉमन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो क्या है कॉमन कंडीशन? हर पॉइंट से दोनों सर्कल पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का लेंथ सेम। ठीक है, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, करेक्ट। अब मैंने यहाँ पर ये तो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, सपोज दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये आप लोगों का एक कॉमन कोड है, तो क्या बोलते हैं? कॉमन कोड। ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट, कोई पॉइंट ले रहा हूँ मैं, पॉइंट P। इस पॉइंट P से S1 पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का लेंथ कितना? P पॉइंट से S1 पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का लेंथ कितना? कितना? ड्रॉ नहीं कर सकते, लेंथ कितना? 0। उसी P पॉइंट से S2 पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का लेंथ कितना? 0, राइट। P से लेके S1 पे ड्रॉ किया हुआ लेंथ कितना? 0। P से लेके S2 पे जब लेंथ ड्रॉ किया तो वो भी कितना? 0। सही है। फिर मैंने Q से बनाया, उससे भी 0। और रेडिकल एक्सिस की कंडीशन क्या है? ये लोकस की कंडीशन क्या है कि आप उन सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हो कि जहां से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का लेंथ, तो 0 0 लेंथ तो सेम ही है ना। जिसका एक वो तो कॉमन कोड भी एक रेडिकल एक्सिस ही है। हम रेडिकल एक्सिस को कॉमन कोड नहीं बोल सकते, बट कॉमन कोड इज ऑलवेज रेडिकल एक्सिस। और कॉमन कोड कैसे ढूंढते हैं? S1 माइनस S2 इक्वल 0। तो फिर अगर यहाँ पर S1 माइनस S2 इक्वल 0 से निकलेगा तो यहाँ पर भी उसी से निकलेगा, थोड़ी किसी भी यही निकलेगा, फिर अलग हो जाएगा तो कुछ अलग कंसेप्ट करने लगेगा। इसलिए कि रेडिकल एक्सिस ही कैसे ढूंढा जाएगा, कभी भी निकालना होगा तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। बट जैसे मैंने बताया कि हर रेडिकल एक्सिस को आप कॉमन कोड नहीं बोल सकते, पर हर कॉमन कोड को आप रेडिकल एक्सिस बोल सकते। तो इसका रेडिकल एक्सिस क्या होता है ये आपको नोट डाउन करना, और उसको निकालेंगे कैसे वो ये आपको नोट डाउन करना है, और एक प्रॉपर दूसरी नोट डाउन करनी है। ये लिख दिया ना? बाकी फिर ये आपका एक सर्कल, ये आपका एक सर्कल, ये आपका एक सर्कल, ये S1 S2 S3, S1 S2 S3। मैंने S1 S2 का रेडिकल एक्सिस कैसे निकालूंगा? S1 S2 का रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 इक्वल 0। फिर मैंने S1 S3 का रेडिकल एक्सिस, वो कैसे निकालूंगा? S1 माइनस S3 इक्वल 0।
फिर मैंने S2 S3 का निकाला, तो कैसे निकालूंगा? S2 माइनस S3 रेडिकल एक्सिस आर ऑलवेज कॉन्करेंट, रेडिकल एक्सिस आर, और ये तीन सर्कल के जो रेडिकल एक्सिस जो ड्रॉ करके हमेशा कॉन्करेंट, तो मतलब कि तीनों एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होता है, और ये इंटरसेक्टिंग को बोलते हैं रेडिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? तो अच्छा, किसी भी तीन सर्कल देके अगर आप लोगों को बोलते हैं रेडिकल सेंटर निकाल के दो, तो कोई भी दो रेडिकल एक्सिस ढूंढ लेना, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेना, तीनों की जरूरत नहीं, तीसरा भी वहीं से पास होता होगा। तो मैं S1 माइनस S2 निकाल लूंगा, S1 माइनस S3 निकाल लूंगा, या S2 माइनस S3, कोई भी दो निकाल लूंगा और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लूंगा, उसको क्या बोलेंगे? रेडिकल। ठीक है, अब इसी से कंसेप्ट है कि मुझे चौथा सर्कल चाहिए जिन तीनों के साथ ऑर्थोगोनल है। मुझे फोर्थ सर्कल चाहिए जो S1 के साथ, S2 के साथ और S3 के साथ, तीनों के साथ ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरे पास एक चौथा सर्कल है S4, जो S1 के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, S2 के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, और S3 के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। और दोनों की कंडीशन क्या होती है? S1 S2 ये दोनों 90 डिग्री बनाने चाहिए, इसमें ये इसके साथ भी 90 बना रहे, इसके साथ भी 90 बना रहे, राइट। इसका सेंटर को अगर मैं G1 F1 माइनस G1 माइनस F1 बोलो, इसको माइनस G2 माइनस F2 बोलो, इसको माइनस G3 माइनस F3 बोलो, ये S4 को जो मुझे ढूंढना है उसको अगर मैं माइनस G4 माइनस F4 बोलूँ, ये दोनों कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो? S1 S4 2 G1 G4 प्लस 2 F1 F4 इक्वल टू C1 प्लस C4। इसके साथ बनाऊंगा तो 2 G2 G4 प्लस 2 F2 F4 इक्वल टू C2 प्लस C4। तो जिसके साथ ऐसी कंडीशन बनेगी। अब मुझे क्या ढूंढना है? इस सर्कल का इक्वेशन, और सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए? सेंटर है, रेडियस। तो इसका जो रेडिकल एक्सिस होगा, इसका जो रेडिकल एक्सिस होगा और इसका जो रेडिकल एक्सिस तो कॉन्करेंट होते हैं, और ये जो पॉइंट होगा वो इसका सेंटर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? इस स्कोर का सेंटर बनेगा। स्कोर का सेंटर, अच्छा ये पॉइंट कैसे ढूंढोगे भाई? कोई भी दो रेडिकल एक्सिस ढूंढ लूंगा, है ना, कोई भी दो S1 माइनस S2 से ये मिल जाएगा, S1 माइनस S3 से ये मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा? S1 माइनस S2 इक्वल 0 करके ये कैसे मिलेगा? S1 माइनस S3 इक्वल 0 करके, मुझे तीनों की जरूरत ही नहीं है, पर ढूंढना होगा तो S2 माइनस S3 इक्वल 0 करके। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस सर्कल का क्या बन गया? सेंटर। अब सेंटर मिल गया, उससे क्या प्रॉब्लम? पर ये ऐसा पॉइंट है जो तीनों के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो मैं और रेडिकल एक्सिस की कंडीशन क्या होती है? ऐसे पॉइंट की जहां से दो अलग अलग सर्कल पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का लेंथ, तो मैं से बोल सकता हूँ इस पॉइंट से S1 पे जो टेंजेंट का लेंथ निकालूंगा, या S2 पे जो निकालूंगा, या S3 पे जो निकालूंगा, सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम ही होगा, क्योंकि तीनों का कॉमन पॉइंट है। तो फिर इस पॉइंट से, इस सेंटर से लेके मैं किसी भी एक पे, S1 पे या S2 पे या S3 पे, किसी पे भी एक जगह पर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लूंगा। तो यहाँ से अगर मुझे ये प्रूव करना है, तो मुझे पता है कि यहाँ से प्रूव किया टेंजेंट का लेंथ हमेशा सेम होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे? कोई भी एक सर्कल पे जिसका आपको ठीक लगे उस सर्कल का आप ले लो, किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट से लेके किसी भी एक सर्कल पे टेंजेंट का लेंथ निकाल लो। और टेंजेंट का लेंथ कैसे निकालोगे? निकालेंगे, ये सेक्टर को उठा के सर्कल के इक्वेशन में डाल दूंगा, जो कांस्टेंट आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, वो इसका रेडियस बन जाएगा। वो इसको मैं √S3 लिख रहा हूँ, समझ आ जाएगा ना? √S3 लिखूंगा तो, और ये सेंटर आपका क्या हो जाएगा? रेडिकल सेंटर। तो जब मेरे पास अब सेंटर है, मेरे पास रेडियस है, तो फिर सर्कल का इक्वेशन भी पाई जाएगा। ठीक है, वैसे ये रेडिकल एक्सिस का सिलेबस तो हमने रिड्यूस किया हुआ है, और इसलिए मैंने करवा दिया कि भाई कॉमन कोड भी तो S1 माइनस S2 से निकालते हैं,
तो वो है सिलेबस में, तो उसके रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे और फिर पता चला कि पता ही नहीं, कैसे मैंने आपको बता दिया, तो एक बार लिख लो, तो जितना कुछ ज्यादा कंसेप्चुअल है नहीं। तो 3 पॉइंट, रेडिकल एक्सिस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, फिर रेडिकल सेंटर क्या होता है, फिर H4 जो H1 H2 H3 तीनों के साथ ऑर्थो बनाने हैं, उसको कैसे निकालेंगे।
ये लिख लो फिर अपना मॉड्यूल में से डीवाई को निकालिएगा 2003 का कोई क्वेश्चन देखते हैं क्या लास्ट में निकालिएगा क्वेश्चन नंबर 138। तो क्या दिया पहले तो हमने सर क्या करना अपने को डायग्राम बनाने के ट्राई करना है। इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। लेट C1 be the circle in the third quadrant of radius 3 that touches both the coordinate axis तो टच कर रहा है कौन सी कंसेप्ट इसका मतलब क्या हो गया कि और कहाँ पर है सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा -3 का रेडियस कितना दिया हुआ है 3 आपने बोला SQ और R सेम होता है तो रेडियस सेंटर क्या होगा -3 रेडियस हो गया 3 फिर क्या बोले दैट टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट ये हो गया लेट C be the सर्कल विद द सेंटर 1,3 एक सर्कल और है कौन सा C2 जो इस सर्कल को कहां पर टच कर रहा है लेट C2 be the circle with center 1,3 that touches C1 externally at the point अल्फा कोमा बीटा इसका मतलब कि यहाँ पर एक सर्कल दूसरा है जिसका सेंटर कौन से क्वाड्रेंट में दिया हुआ है फर्स्ट क्या दिया है उसका सेंटर दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं कौन से पॉइंट पर अल्फा कोमा बीटा पर डायग्राम ड्रॉ किया फिर देखते हैं पूछा क्या है तो पूछा बीटा माइनस अल्फा का तो बोले डायरेक्टली बीटा और अल्फा चाहिए तो फिर सोचते बीटा और अल्फा निकलेगा बीटा और अल्फा आपको निकालना है जैसे निकालने और ये आप लोगों को इसका रेडियस पता है 3 तो उसकी बताओ अल्फा बीटा निकालना है दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं भाई दो सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे तो कौन सा कंसेप्ट सबसे पहले निकालना है C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 C1 C2 इक्वल टू इनके बीच का डिस्टेंस कितना C1 C2 वाले दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या हो जाएगा -3 -1 -4 का स्क्वायर 16 -3 -3 -6 का स्क्वायर 36 ये मिला आपको C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 R2 है R1 सही है 36 प्लस 16 52 को लिखोगे तो 2√30 है ना 4/30 इक्वल टू 3 प्लस R2 और R2 क्या है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R2 क्या है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू रूट ऑफ अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का स्क्वायर करेक्ट तो R2 की जगह पर अगर रख लूं मैं रूट ऑफ अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का स्क्वायर तो यहां से हम एक रिलेशन मिलेगा किसके टर्म में अल्फा और बीटा के टर्म में पहले तो सबसे रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर लेते हैं उसके पहले 3 को इस तरफ ले लेते हैं फिर स्क्वायर करते हैं ज्यादा 2√13 -3 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का स्क्वायर करेक्ट
अच्छा एक चीज और भी अल्फा बीटा के टर्म्स में रिलेशन, जैसे ये रिलेशन निकला और एक रिलेशन ये भी तो निकल सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस भी तो पता है आपको 3, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो मतलब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 9 प्लस 9 18 में से 9 जाएगा तो 9 इक्वल टू 3, राइट है ना। ये रिलेशन हमारे पास और है और यहाँ से एक रिलेशन मिला होगा जो क्या बनेगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 10, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये हमारे पास दो रिलेशन है, ये हमारे पास दो रिलेशन है और वैसे देखा जो दो ही अननोन है तो सोल्व करूंगा तो दो रिलेशन दोनों अल्फा बीटा निकल जाएगा, बट सोल्व किए बिना कुछ हो सकता है कि इसको भी सोच लें। एक मिनट वहाँ पे बिना सब्स्टिट्यूट करे R2 पहले निकाल देते तो स्क्वायर कर देते चार्ट तो निकलता है तो वापस यही रखता है, ये मिलता है।
तो और कोई मेथड नहीं मिल रही मेरे को, लाइक होगी नहीं, इसलिए नहीं मिल दिख रही है, सोली करना पड़ेगा। दो रिलेशन, दो अननोन। एक रिलेशन हमारे पास ये मिला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा -6 बीटा प्लस 10, और इसके बराबर है 2√13 -3 का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ से हमें रिलेशन मिला था, ये भी आपका रेडियस है जो हमें पता ही है 3 के बराबर। तो यहाँ से एक रिलेशन और मिला आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 9 = 0। यहाँ से मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। क्या आ जाएगा वैल्यू? यहाँ पर ये सब उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर -9 आएगा। सुना, अगर -9 आएगा तो यहाँ पर 19 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा तो -9 प्लस 10 1 -6 अल्फा -2 अल्फा -8 अल्फा और -12 बीटा, -6 बीटा तो कितना हो जाएगा? -12 बीटा, करेक्ट। और सामने अगर इसका स्क्वायर कर लेता हूं मैं 2√13 -3 का होल स्क्वायर, तो a - b का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 52, इसका +9 तो 52 + 9 61 -12√13 मिडल टर्म, सही है। और फिर अगर 1 को अगर इस तरफ शिफ्ट कर लोगे तो 61 - 1 60 -12√13 = -8 अल्फा -12 बीटा। ठीक है। अब आपके पास एक रिलेशन यहाँ से आया -8 अल्फा -8 बीटा, अभी भी एक पे 4 वगैरह कॉमन ले सकते हो, 4 वगैरह कॉमन ले सकते हो, क्या हो जाएगा? ये 15 -3√13 = -2 अल्फा -3 बीटा, -2 अल्फा -3 बीटा। और यहाँ से फिर आप लोगों का अल्फा या बीटा में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक इक्वेशन आ जाएगा है ना, एक वेरिएबल के टर्म्स में, और फिर उसको सोल्व करेंगे तो बट वही एक ही स्टेट, ये बहुत लेंथी हो जाएगा कि आपकी जो वैल्यू है वो रूट के टर्म्स में, आपकी वैल्यू है वो किसके टर्म में? रूट के टर्म्स में। कैलकुलेशन बराबर है, क्योंकि मेरे हिसाब से इतने लंबे क्वेश्चन मेंस लेवल पे देते नहीं, इनफैक्ट जेलेबल लेवल पे नहीं देते हैं, उनको तो कंसेप्ट से मतलब होता है। एक बार मैं इसका पॉइंट चेक कर लूंगा, पॉइंट सही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि पॉइंट इसमें कुछ गलत टाइपिंग, वरना क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ आ जाता है कि इसको रखने पर डायरेक्टली अगर वो, जैसे इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि यहाँ पर आप लोगों का 8 अल्फा और 12 बीटा, अगर यहाँ पर अगर सेम कोएफिशिएंट होता है तो यहाँ पर -8 अल्फा प्लस 8 बीटा होता, तो मैं डायरेक्टली -8 कॉमन लेता तो मुझे डायरेक्टली अल्फा बीटा मिल जाता, तो मुझे अल्फा बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूछा ही क्या उन्होंने, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो मुझे बीटा और अल्फा इंडिविजुअल नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? बीटा माइनस अल्फा चाहिए। तो अगर वो कॉमन निकल जाए तो फिर तुरंत काम हो जाएगा, तो इंडिविजुअल वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं एक बार ये पॉइंट चेक कर लूंगा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक नहीं है ना, पर करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्या है? C1 शीट R1 + R2, C1 शीट R1 + R2। इस ऊपर का प्रश्न देखो तो 137 क्या दिया है? अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया, एक सर्कल के 4 पॉइंट दे दिए। अच्छा, सर्कल के इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको 4 पॉइंट की जरूरत होती है? कितने पॉइंट से काम हो जाता है? 2 पॉइंट से थोड़ी काम होती है। कितने पॉइंट चाहिए? 3 अननोन है तो 3 पॉइंट तो चाहिए ही। तो इसका देखिए 4,6 -1,5 और 0,0 से पास होने वाला सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे? दो कंसेप्ट अब आपके पास, या तो आप फैमिली ऑफ सर्कल का कंसेप्ट यूज कर लो, और वो भी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल जो क्वेश्चन की किसके पॉइंट, किसके कुछ टफ वाले पॉइंट नहीं है। इसका इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, कितना नोट ढूंढना है? c तो पहले से पता है 0 है, क्योंकि 0,0 से पास हो रहा है तो कांस्टेंट होना ही नहीं चाहिए।
0,0 से पास हो तो क्या नहीं होना चाहिए, तो सी तो है ही नहीं मान के चलो। तो अब कितना अननोन है, 2, तो ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे तो कितने इक्वेशन आएंगे, 2, और कितना अननोन है 2, उसको तो बड़ा सोल्व कर लेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी हो रहा है। तो मतलब पूरा सर्कल मिल गया, सर्कल मिल गया तो आपको रेडियस में मिल जाएगा √g² + f² माइनस 3, तो r मिल गया, ढूंढना क्या उसमें 10k + r², तो क्या मिल चुका है, r मिल चुका है। फिर किसकी प्रॉब्लम है, k की, तो चौथा पॉइंट है वो कहाँ है, सर्कल पे, तो सर्कल को सेटिस्फाई करेगा ना, तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की, तो k भी पूछ। उसके ऊपर the absolute difference between the squares of the radii मतलब radius का plural form, of the radii of the two circles passing through the point -9,4 and touching the line x + y = 3 and x - y = 3। क्या पूछा है, the difference between the squares, किसका स्क्वायर, मतलब क्या हमने r1² माइनस r2², क्या ढूंढ के देना है उसको, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो हमें ढूंढना है मॉड ऑफ, एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब होता है कि आप लोगों का भाई नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो इनडायरेक्टली मॉड ऑफ r1² माइनस r2² ढूंढना है। पासिंग थ्रू द पॉइंट -9,4, कहां से पास हो रहे हैं दोनों, -9,4 से, और इन दोनों सर्कल के कॉमन टेंजेंट दिए हुए हैं, एंड टचिंग द लाइन x + y = 3 and x - y = 3। दो सर्कल एक दूसरे को पास हो रहे हैं, कहां से पास हो रहे हैं, तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेते तो -9,4 से पास हो रहे हैं, और दोनों के ऊपर से कॉमन टेंजेंट दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, एक है x + y = 3 and x - y = 2। राइट, कैसे करोगे, क्या कौन सी प्रॉपर्टी, क्या करेंगे, ये तो आगे डिस्कस हुआ। ये जो दोनों टेंजेंट जो आपको दिख रहे हैं उसको कौन सा टेंजेंट बोलोगे, कौन से टेंजेंट बोलोगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसमें डायरेक्ट ही बनेगी, इसमें ट्रांसफर नहीं बन सकता, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा आप लोगों को, दोनों टेंजेंट तो दिए हुए हैं, तो दोनों टेंजेंट दिए तो दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट P मिल जाएगा। और आज ये प्रॉपर्टी डिस्कस किया, क्या था, P जो है वो C1 C2 को इसमें एक्सटर्नली डिवाइड करता है, वो इंटरनली कहाँ डिवाइड करता है, और वो भी कौन से रेशियो में, R1:R2 के रेशियो, उसका यूज। तो दो टेंजेंट अगर दिया हुआ ऑलरेडी, तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को सोल्व करके पहले पॉइंट P निकाल लेंगे। वो पॉइंट P जो होगा वो C1 C2 के लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, R1:R2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। और ये -9,4 को कैसे यूज करेंगे फिर, -9,4 को कैसे यूज करोगे, ये अगर आप लोगों का सेंटर होगा P1, तो P1 से लेके इसका जो डिस्टेंस वो कितना है, R1, C2 से लेकर जो इसका डिस्टेंस वो कितना है, R2। और वो कॉमन पॉइंट है -9,4 वाला, और आपको चाहिए R1 और R2। तो दो रिलेशन आपके पास यहाँ पर, इसमें 3 रिलेशन है। एक जो मैंने आपको बताया कि भाई C1 P जो पॉइंट होगा C1 C2 को कैसे डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली,
एक रिलेशन वहां से मिलेगा। दूसरा रिलेशन C1 से लेके -9,4 तक का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, R1 से बराबर, और -9,4 का C2 से डिस्टेंस होगा वो भी R2 से। सही है। तो R1 by R2 को क्या बोलोगे यहाँ से, अगर आप बोलोगे तो मैं सोच सकता हूँ R1 by R2 जो होगा C1 के जो कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब आपके यहाँ तीन चीजें हैं। ये डिस्टेंस आपके पास R1 है, एक बार ट्राई करिएगा। आपके पास ये डिस्टेंस R1 है, आपके पास ये डिस्टेंस R2 और आपके पास C1 C2 और ये जहां पर इंटरसेक्ट करते होंगे, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वो जो पॉइंट होगा वो लीनियर होगा, और ये पॉइंट जो P होगा वो उस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करता होगा, एक्सटर्नली R1:R2 के रेशियो। फिर उसको आप नोटबुक में पॉइंट आउट करोगे तो आपको समझ में आएगा, 10 स्टेप्स लिखोगे तब उसके बाद ये करा लें। तो हमने जो भी कंसेप्ट पढ़ा उसी में से कुछ ना कुछ यूज होना है, बस उसको यूज करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आप लोगों को DPP 2 तक कर लिया है, तो अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन तो फिर उस दिन आप लोग को क्या करके आना है, इसका PYQ चालू करो, पर आप स्टार्टिंग से चालू करिएगा, आप एंड से मत करना। मतलब स्टार्टिंग से PYQ चालू करो, उसके स्टार्टिंग के 20-25 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे।